हेलो साथियों नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का आपके अपने ऑनलाइन परिवार में हिंदी की इस क्लास में मैं आपका मित्र के.आर. चौधरी सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। मित्रों, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल प्रारंभ करने वाले हैं और वो बिंदु है आपके संधि हो चुकी है, आपके समास हो गया है और उसके बाद में आप जानते हैं शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय यानी शब्द निर्माण की 4 इकाइयाँ। जैसे मैं आपको बात करूँ, मेरे पास शब्द है विद्या और आलय। तो इनमें मैं संधि करूँगा तो बताओ नया शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा? संधि से भी नया शब्द बन गया है। जैसे मैंने लिखा दही में डूबा हुआ बड़ा, तो समास की वजह से भी नया शब्द बन जाएगा दही बड़ा। मेरे पास शब्द है देश, इसमें उपसर्ग जोड़ूंगी, नया शब्द बन गया विदेश। मेरे पास शब्द था समास, समाज और इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? सामाजिक। यानी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये नए शब्दों के निर्माण की शब्द संरचना की 4 इकाइयां है। तो संधि और समास के बाद में आज की क्लास में हम उपसर्ग पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर मैं आपको उपसर्ग ऑन टिप्स कंटेस्ट करवा दूंगा। बस जरूरत है तो 2-3 घंटे आपको कंटिन्यू मेरे साथ बने रहने की। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में 2-3 क्लास में अपने इसको पूरा करेंगे। आ जाइएगा साथियों, करते हैं शुरुआत। और जिसके बिना हम आधे आधे वही अपने राधे राधे। आ जाओ, हमारा पॉइंट है मित्रों उपसर्ग। साथियों, जब हम इस उपसर्ग शब्द को देखते हैं तो आप जानेंगे ये उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? देखो, उप का अर्थ होता है पास। जैसे मैं कहूँ सरपंच के पास में कौन है? उप सरपंच। ठीक है, प्रधान के पास में कौन है? उप प्रधान। उप यानी पास। और सर्ग का अर्थ होता है मित्रों जुड़ना। सर्ग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, यानी सृष्टि करना, निर्माण करना। सृष्टि करना भी कह सकते हैं, यानी पास में जुड़ करके निर्माण करना। पास में जुड़ करके निर्माण करना। अब पास में जुड़ करके कैसे निर्माण करते हैं? तो भाई कोई भी शब्द है उसके ये पहले जुड़ जाएंगे और नए शब्द का निर्माण कर देंगे। उपसर्ग अर्थ हुआ पास जुड़ना। उपसर्ग अर्थ क्या हुआ? पास जुड़ना। कुछ एक बातें हैं उपसर्ग की, अपन आराम से लेके समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये है अपने पास में उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग से एक मैं सीधा प्रश्न पूछूं आपको कि भाई उपसर्ग शब्द होते हैं, शब्द होते हैं, पदा शब्दांश होते हैं, वाक्य होता है या वाक्यांश होता है? बताओ क्या होता है? उपसर्ग साथियों कभी भी शब्द नहीं होता। शब्द वो होता है जो वर्णों का सार्थक समूह, जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है। उपसर्ग कभी पूरा अर्थ नहीं देता है। उपसर्ग एक शब्दांश है। हाँ, ये जब किसी मूल शब्द में जुड़ेंगे, किसी के पहले जुड़ेंगे तो नया शब्द बनाएंगे, अपना अर्थ देंगे। बाकी इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अरे भाई उपसर्ग है, देखो उपसर्ग है, आ है, अव है, अप है, स है, ए उपसर्ग है। अंग कोई अर्थ है कि नहीं? उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है। क्या है? शब्दांश। ये वाली लाइन ध्यान रखना। उपसर्ग क्या होते हैं साथियों? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। साथियों, उपसर्ग जो है किसी भी जब भी जुड़ते हैं तो मूल शब्द में जुड़ते हैं, यानी इनके पास में कोई शब्द होगा तो ये शब्द के साथ में जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे कहाँ पे शब्द के? तो शब्द के पहले जुड़ते हैं साथियों। कहाँ जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं, यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। प्रारंभ यानी शुरू में जुड़ते हैं, यानी इसको हम ये कह सकते हैं शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? पूर्व में जुड़ते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है साथियों। और बात यह है कि उपसर्ग अगर अगर जुड़ जाते हैं किसी शब्द में तो क्या करते हैं ये? उपसर्ग क्या करते हैं? उपसर्ग अर्थ में विशेषता लाते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं? अर्थ में विशेषता लाते हैं। जिस भी शब्द में जुड़ेंगे तो उसके अर्थ में क्या लाएंगे? तो विशेषता लाएंगे। उपसर्ग जिस भी शब्द में जुड़ते हैं उसके अर्थ में क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। भाई विशेषता कैसे लाएंगे? तो देखते हैं अपन कि भाई विशेषता यह है कि मेरे पास ये शब्द है, मान लो जय। ठीक है, जय शब्द। जय में मैं हुई उपसर्ग जोड़ू, बताओ क्या बन जाएगा? विजय। अब थे बताओ कि भाई जय में और विजय के कोई विशेष फर्क है? नहीं, सामान्य विशेषता है कि भाई जय यानी जीत है, विजय मतलब विशेष जीत। आगे बात है, कोई विशेष फर्क नहीं है भाई। तो अगर मेरे पास शब्द है मान और मैं कहूँ भाई रवि आया है, इसका मान करो और इसका सम्मान करो, सम उपसर्ग जोड़ दो, क्या बन जाएगा? सम्मान। मान सम्मान एक बात है। जनरली नॉर्मल इसमें सामान्य विशेषता पैदा की जाती है। तो इस तरह से आपके पास में शब्द है जो इसके अर्थ में क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। ठीक है सर, चलो आगे। तो अर्थ में विशेषता लिया है, जैसे मान सम्मान हो गया। भाई मेरे पास शब्द है ज्ञान। ज्ञान अर्थ के नॉलेज है भाई, अपन है बोध है। ठीक है, इन जगह मैं लिख दूं उपसर्ग जोड़ विज्ञान बढ़ा दूं, तो विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान।
कहने का मतलब है सामान्य इनमें विशेषता पैदा करते हैं उपसर्ग। ठीक है भाई, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के पहले यानी पूर्व में जुड़ते हैं और अर्थ में विशेषता लाते हैं। ठीक। और उपसर्ग क्या करते हैं मित्रों? मित्रों उपसर्ग अर्थ को परिवर्तित भी कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित यानी पूरा विलोम बना देते हैं, अर्थ को परिवर्तित भी कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो मेरे पास शब्द है जय, जय में मैं क्या जोड़ूं कि इसका विलोम बन जाए? कौन सा उपसर्ग जोड़ूं? तो परा। तो साथियों जय में जब अपन परा जोड़ते हैं क्या बन जाता है? पराजय। अब बताओ ये परस्पर विलोम बना, पूरा ऑपोजिट अर्थ दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द। तो जय का विपरीत क्या हो गया? पराजय। परा जोड़ते इसका विलोम हो गया। साथियों इसी प्रकार मेरे पास शब्द है हिंसा, हिंसा में मैंने ए उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बना? ए हिंसा। भाई हिंसा था, इसमें ए उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया? ए हिंसा। हिंसा का विलोम हो गया ए हिंसा। मतलब इन्होंने पूरे अर्थ को क्या कर दिया? उपसर्ग ने परिवर्तित कर दिया है साथियों। इसी तरह मेरे पास ये शब्द है मान, मान में मैंने अब उपसर्ग जोड़ा, क्या बना? अपमान। बताओ मान का अर्थ है इज्जत करना, अपमान यानी तिरस्कार करना। परस्पर विलोम हुआ कि? बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग शब्दों के अर्थ में विशेषता पैदा करते हैं, कई बार अर्थ को परिवर्तित भी कर देते हैं। और उपसर्ग क्या करते हैं? तो अंतिम फैक्ट है साथियों, और उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या करता है? नए शब्दों का निर्माण करता है। उपसर्ग से नए शब्दों का क्या होता है प्यारे साथियों? निर्माण होता है। एक कोई आपके पास शब्द है, उसमें आप अलग अलग उपसर्ग जोड़ोगे और नए नए शब्द बनते जाए। अभी एक बार मैं इसकी बात को लिख देता हूँ, फिर हम इसका उदाहरण समझेंगे। देखो एक ही मूल शब्द में, एक ही मूल शब्द में, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। लो भाई आओ, पूरी बात पाची हम हटाओ, कोई चिंता नहीं करनी। हर एक फैक्ट को मैं आपके 3 से 4 बार रिपीट करूंगा। मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी भाई अपने मन में जिज्ञासा लेके आया है, किसी आशा और उम्मीद से जुड़ा है, उसकी उम्मीद पर 100% खरा उतरेंगे। साथियों विश्वास रखिए, आपकी उम्मीद से बढ़ करके आपको मिलेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस एक ही आशा और अपेक्षा है कि आप सिलेक्शन के बाद में मिठाई लेके जरूर आए, ये चीज बोलने आए, मिठाई मैं आपको खिला दूंगा कि गुरुजी यहाँ से पढ़ा है और सच में क्या बताऊँ मजा आ गया। बस इसी यही अपेक्षा रहती है। बाकी राधे रानी और माँ शारदे का आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा साथियों। आओ इधर बात के उपसर्ग कहीं हुए शब्दांश होते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के कहाँ पे जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं, प्रारंभ मतलब शुरू में, पूर्व में जुड़ते हैं। उपसर्ग जहां भी जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ में क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। अर्थ को क्या करते हैं? विपरीतार्थी बना देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब पूरा इनका आपस में परस्पर विलोम बन जाता है। और नए शब्दों में मैंने कहा कि एक ही मूल शब्द अलग अलग उपसर्ग जोड़ोगे, नए नए शब्दों का निर्माण हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक शब्द है आहार, कौन सा शब्द है? आहार। देखो आहार को अर्थ कहीं है, तो आहार का अर्थ है कि भाई फला फला राजा के बीच में लड़ाई हुई, उसकी हार हो गई, एक ही हार हो गई, मतलब पराजय हो गई। हार का अर्थ क्या है? पराजय। एक है भाई सोहन जी आया है, सोहन जी के गले में एक बढ़िया हार पहना, तो एक गले को आभूषण भी है, सविता को भी पहना सकते हो आप, तो गले का आभूषण भी क्या हो जाता है? हार हो। ठीक है, दो हार में एक हार होगी पराजय या फिर एक गले का आभूषण। मेरे पास ये शब्द है हार, कौन सा शब्द है? हार। अब मैं इसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ूंगा और अलग अलग शब्दों का निर्माण करूंगा। ठीक है, अब मैंने उपसर्ग जोड़ा यहाँ पे पहले सम, सम उपसर्ग जोड़ा मतलब मैगमेंट बन गया, क्या बन गया? संहार। मैंने उपसर्ग जोड़ा मित्रों उप, बताओ क्या बन गया? उपहार। मैंने वी उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? विहार। मैंने आ उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? आहार। पर उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? परहार। प्रति उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? प्रतिहार। प्रतिहार। इसी तरह से मेरे पास शब्द है हार, और हार में मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया,
शब्द क्या है आपके पास में? हार। और हार में मैंने परि उपसर्ग जोड़ दिया, तो बताओ क्या बन गया? परिहार। समझ गया बात में? ठीक है। एक मेरे पास शब्द है, मैंने इसमें वी और अव दोनों जोड़े, वी और अव दो उपसर्ग जोड़े, तो क्या बन गया? वह, यह, वह। ये आगे आपके संधि वाला नियम बन जाएगा व्यवहार में। कैसे? कि भाई यण संधि में आपने नहीं पढ़ा है, यह की जगह ई आता है, तो बिल्कुल वी। फिर आगे देखो यह में कौन है? ए, और फिर कौन है? वह। अव। ये दोनों उपसर्ग हो गए और पीछे मूल शब्द क्या बच गया? हार। समझ गया बात में? अब देखो ये अपने पास में शब्द, एक शब्द था आपके पास में हार। क्या शब्द था? हार। लेकिन अब आपने यहाँ से ये बात तो सीख लिया, सर शब्द एक ही था हमारे पास में हार, लेकिन हमने उपसर्ग जोड़ जोड़ के नए नए शब्द इसमें बना लिए। तो मैं मानता हूँ ये चीज आपके क्लियर। अब इन अर्थ हम जो समझ लो, देखो एक शब्द और ले लेता हूँ, इसका थोड़ा सा ढंग का शब्द है, उत प्लस आर। आपने संधि में पढ़ा है ना कि तय और है मिलके दत बनता है, उत प्लस आर उद्धार। उद्धार, तो उद्धार में भी उत प्लस आर है, उपसर्ग हो जाएगा उत और शब्द हो जाएगा आर, उद्धार। उद्धार में दया आता है तो आप दया को ऊपर भी लिख सकते हो और दया को नीचे भी लिख सकते हो, उद्धार। ठीक है, तो अब देखो उद्धार में आहार मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा आपने? उत। उद्धार वर्त के भाई भगवान इनका उद्धार करे, मतलब इनका इनको मोक्ष दे, इनका कल्याण करे। इस उद्धार का अर्थ होता है साथियों मोक्ष या कल्याण। क्या अर्थ होता है? मोक्ष या कल्याण। भाई साहब कृष्ण ने जो है दुष्ट लोग उनका संहार किया, संहार का अर्थ क्या है? मारना, वध करना। भाई साहब रवि ने रवीना को उपहार दिया, बताओ उपहार क्या होता है? गिफ्ट, भेंट। उपहार का अर्थ क्या हो जाएगा? भेंट हो जाएगा। विहार, विहार मतलब घूमना, भ्रमण, घूमना, भ्रमण कह सकते हैं आप इसे, भ्रमण। आहार का अर्थ क्या है? भोजन, आहार का अर्थ क्या हो जी? भोजन। ठीक, बताओ प्रहार का अर्थ क्या है? प्रहार किया, उसने उस पर प्रहार किया मतलब मारी, चोट पहुंचाना, इसको अपन कह सकते हैं चोट पहुंचाना, पहुंचाना, प्रहार करना। प्रतिहार अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, प्रतिहार अर्थ है द्वारपाल, ये अर्थ है द्वारपाल। परिहार अर्थ क्या है? त्यागना, कोई चीज छोड़नी, परित्याग करना। और व्यवहार अर्थ क्या है? आचरण। तो थे ये बात सीखे कि नहीं सीखे यहाँ से कि एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके अपन नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक शब्द था हार, क्या शब्द था? हार, लेकिन हमने यहाँ हार से गजब के शब्द बनाए हैं। हार से उदार बना दिया, संहार बना दिया, उपहार है, विहार है, आहार है, प्रहार है, प्रतिहार है, परिहार है, व्यवहार है। यहाँ से यही बात है साथियों कि एक ही शब्द में अपन अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके और नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आहार की तरह मैं एक और शब्द लेता हूँ, जैसे मेरे पास शब्द है मित्रों देश। देश में मैंने सम उपसर्ग जोड़ा, क्या बन गया? संदेश। देश में मैंने आ उपसर्ग जोड़ा, नया शब्द क्या बन गया? आदेश। देश में मैंने पर उपसर्ग जोड़ा, क्या बन गया? परदेश। देश में मैंने वी जोड़ा, क्या बन गया? विदेश। देश में मैंने अधि और आ जोड़ा, अधि भी जोड़ा, आ भी जोड़ा, क्या बन गया? अध्यादेश। मतलब एक शब्द में आप अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मेरे पास शब्द है चार, चार में मैंने वी उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? विचार। चार में मैंने आ उपसर्ग जोड़ा, क्या बन गया? आचार। चार में मैंने पर उपसर्ग जोड़ा, क्या बन गया? प्रचार। चार में मैंने सम और आ उपसर्ग जोड़ा, क्या बताओ क्या बन गया? समाचार। सम प्लस आचार, समाचार। चार मैंने केवल सम उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बन गया? संचार। समझ गया नहीं समझ गया? सु और वी जोड़ा, क्या बन गया? सुविचार। कहने का मतलब यह है कि अपन किसी भी मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके और नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे थे और देखना चाहो तो और देख, मेरे पास शब्द है धान। धान का अर्थ है चावल, या जनरली अनाज को भी बोल देते हैं, स्पेशली चावल को भी धान बोल सकते हैं, या चावल का अर्थ क्या होता है? धान का अर्थ क्या होता है? अनाज।
अब भाई ये शब्द है धान। अब मैं धान में अलग अलग उपसर्ग जोड़ू, धान में अलग अलग उपसर्ग जोड़ू तो थे बताओ नया नया शब्द बने नहीं बने? बिल्कुल बनी भाई। धान में मैंने वी उपसर्ग जोड़ा, बताओ क्या बन गया? विधान। धान में मैंने सम और वी दोनों जोड़ा, बताओ क्या बन गया? संविधान। संविधान। धान में मैंने पर जोड़ा, बताओ क्या बन गया? प्रधान। धान में मैंने उप जोड़ा, क्या बन गया? उपधान। धान में मैंने अपी जोड़ा, बताओ क्या बन गया? अपिधान। धान में मैंने अभी जोड़ा, बताओ क्या बन गया? अभिधान। अभिधान। कहने का मतलब है साथियों, उपसर्ग के योग से नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इनका अर्थ समझना चाहो तो देख लो, विधान वर्त के वे कानून, विधानसभा विधायकों की सभा, तो देखो विधान परिषद विधायकों की परिषद, विधानसभा विधान के लिए सभा, तो विधान वर्त के वे कानून। संविधान मतलब सम्यक कानून, पूर्व व्यवस्थित उचित कानून, संविधान। प्रधान वर्त के वे कि भाई ये हमारा प्रधान अध्यापक है, मतलब हेडमास्टर है, मुख्य मास्टर है, या प्रधान जी है मतलब मुख्य है, प्रधान है मुख्य। उपदान मित्रों, उपदान का अर्थ होता है आपके उपधान और अपिधान। उपदान का अर्थ होता है आपके तकिया, उपदान का अर्थ क्या होता है? तकिया। अपिधान देखो विचार करो, अपिधान क्या हो जाएगा? उपधान तकिया और अपिधान। अभिधान देखो किंग नाम है, अभिषेक है, अभिमन्यु है, तो अभी एक तरह की उपाधि है। अभिधान का अर्थ क्या होता है? नाम या उपाधि। और इसी तरह से एक होता है साथ में आपके अपिधान। ठीक है, इसका अर्थ मैं आपको जैसे याद आएगा लिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो कुल मिला के हमने यहाँ पे ये देखा, एक शब्द से अलग अलग शब्दों का अपन निर्माण, उसमें उपसर्ग जोड़ करके नए नए शब्दों का क्या कर सकते हैं साथियों? निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक की बात आप सबके क्लियर है? सबके क्लियर है? अब बेटा अब मैदान पूछो उपसर्ग की परिभाषा कही। उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आओ इधर। उपसर्ग क्या हो गया? वे शब्दांश जो जुड़ते किसमें? हमेशा मूल शब्द में जुड़ते हैं, किसी शब्द के पहले यानी पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं तथा नए शब्दों का क्या करते हैं प्यारे बंधुओं? निर्माण करते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? आपके उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आओ इधर। अब अपन यहाँ से एक उपसर्ग की परिभाषा नोट करते हैं। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा यानी उपसर्ग कहते किसे हैं? अभी तक हमने जो परिभाषा समझी उसी को लिखना है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। समझ क्या के बात है कि उपसर्ग मुख्य रूप से ये बात है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं और जो किसी मूल शब्द में जुड़कर की बजाय आप लिखो मूल शब्द के पहले जुड़कर, मूल शब्द के पहले जुड़कर, मूल शब्द के पहले यानी पूर्व में जुड़कर, मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ को परिवर्तित करते हैं और नए शब्दों का क्या करते हैं साथियों? निर्माण करते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? उपसर्ग कहते हैं। साथियों अब हमने देखा कि उपसर्ग शब्दांश है, तो उपसर्ग शब्दांश है तो आप बताओ क्या इनका स्वतंत्र अर्थ होता है? तो नहीं, इनका स्वतंत्र अर्थ और प्रयोग नहीं होता। इनका स्वतंत्र अकेले ही मैं कोई उपसर्ग ले लूं ए, ए का अकेले कोई अर्थ नहीं है। सफल में ए जोड़ा असफल बन गया, अब उसका अर्थ हो गया जो सफल, संभव में ए जोड़ा असंभव जो संभव,
लेकिन अकेले यानी स्वतंत्र इनका प्रयोग नहीं होता, तो इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता साथियों, और न ही स्वतंत्र अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता, क्योंकि अर्थ किसका होता है? शब्दों, और ये क्या है? शब्दांश, तो ये इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये किसी शब्द में जुड़ने के बाद अपना अर्थ देते हैं। चलो आगे देखो, ये हमने कुछ एक चीजें समझी। और अपिधान का होता है आपके ढक्कन, अपिधान का क्या होता है? ढक्कन, अपिधान का हो गया ढक्कन। यार एक में अगर परि उपसर्ग जोड़ दो दान में, तो बताओ क्या बनेगा? परिधान। परिधान का क्या होता है साथियों? परिधान का होता है आपके पहनावा, जो वस्त्र है ना अपने, परिधान, गणवेश कह सकते हैं, पहनावा कह सकते हैं, वस्त्र कपड़े कह सकते हैं, ये अपने क्या होते हैं? परिधान। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। अब साथियों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार है, उपसर्ग के भेद, या उपसर्ग के भेद, भेद को क्या बोलते हैं अपन? प्रकार। तो उपसर्ग के भेद या मैं प्रकारों की बात करूं तो साथियों ध्यान रखना है कि भाई हिंदी में आपके 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है? तो हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। साथियों तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे कि सबसे पहला प्रकार है आपके संस्कृत के उपसर्ग। अब आपको लगेगा सर हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हिंदी में संस्कृत उपसर्ग क्यों है? पहले ध्यान रखना साथियों, 90% तक जो भी प्रश्न बनते हैं वो हमेशा संस्कृत उपसर्ग से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा हिंदी खुद के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, और मित्रों तीसरा भेद है विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग है? विदेशी उपसर्ग, ठीक है। अब आओ इधर, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। के भाई संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषणम जननीमता, सब भाषाओं की मम्मी है संस्कृत, और हिंदी में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई संस्कृत उपसर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ मैंने आपको जब संस्कृत वाले उपसर्ग पढ़ा दिए, तो उपसर्ग अगर आपको कोई 100% देखेंगे तो 90% यहाँ तक हो जाएंगे। बाकी हिंदी उपसर्ग भी पढ़ने हैं, और हिंदी खुद के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग हो गए, और भाई यहाँ बहुत सारे विदेशी लोग आए गए, तो भाषा तो समन्वयकारी होती है, उन्होंने विदेशी भाषा के शब्दों को अडॉप्ट कर लिया, तो जो विदेशी भाषा के शब्दों में उपसर्ग जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? विदेशी उपसर्ग। साथियों मैं बात करूँ आपके संस्कृत उपसर्ग की, तो आपने ये 2 शब्द सुने होंगे, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत् यानी उसके सम यानी समान, तत् यानी उसके सम यानी समान, उसके समान, उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कुछ संस्कृत के शब्द हमने जैसे संस्कृत में थे वैसे वैसे हिंदी में ले लिए वो क्या होते हैं? तत्सम। यानी संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप में परिवर्तन कर लिया इन्होंने, जो हिंदी का रूप धारण कर लिया, वो क्या है? तद्भव। भाई जैसे मेरे पास है अक्षी, मेरे पास है दिवस, मेरे पास है रात्रि, मेरे पास है शब्द आपके बिल्कुल उष्ट्र। अब क्या है, ये संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो ये कैसे शब्द हो गए? तत्सम। लेकिन हिंदी में आते आते अगर अक्षी का क्या बन गया आपने? आंख बन गया। दिवस का क्या बन गया? तो दिवस का आपके दिन बन गया। रात्रि का रात बना दिया हमने, उष्ट्र से ऊंट बना दिया हमने, इमलिका से अम्लिका से इमली बना दिया हमने, इष्टिका से ईंट बना दिया हमने। तो एक है तद्भव। तो मतलब तत्सम तो वह जगह संस्कृत का है, तद्भव क्या है? हिंदी का है। हिंदी का शब्द क्या कहलावा है? तद्भव। और संस्कृत का क्या कहलावा? तत्सम। तो मित्रों ध्यान ये रखना है कि संस्कृत उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, संस्कृत उपसर्गों को क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो कैसे उपसर्ग कहते हैं? तत्सम, यानी जो संस्कृत के समान है, रिद्धि में आ रहे हैं, वो तत्सम उपसर्ग है। साथियों आगे है हिंदी उपसर्ग। तो हिंदी वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव। तो हिंदी उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तद्भव उपसर्ग। और प्यारे साथियों जो विदेशी है, तो अपना देश जब 1947 में आजाद हुआ, इससे पहले यहाँ किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजी के उपसर्ग भी आते हैं, और अंग्रेजी के अलावा मैं आपकी बात करूँ तो उससे पहले मुगल वंश था, तो उर्दू वगैरह के यानी अरबी फारसी के उपसर्ग भी आते हैं। तो अंग्रेजी और उर्दू उपसर्ग अपन विदेशी भाषा में पढ़ते हैं। यानी उपसर्गों की मैं बात करूँ, उपसर्ग आपके 3 प्रकार के हिंदी में प्रचलित है। कितने प्रकार के प्रचलित है? 3 प्रकार। संस्कृत, संस्कृत, हिंदी और विदेशी। संस्कृत वाले उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तत्सम। हिंदी वाले तद्भव। और विदेशी में अंग्रेज भी गए और उनसे पहले मुगल भी थे। कुल मिला के आपकी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी हो गया, अरबी फारसी हो गया, उर्दू, वो विदेशी उपसर्ग। बाकी आपके तत्सम तद्भव
हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग है। मित्रों इनकी संख्या भी कई बार एग्जाम पूछी जाती है। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है 22। ये निश्चित संख्या है, कई बार पूछी गई। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। इनका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। यदि अपन बात करें तो सरकारी किताबों में कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है कि भाई ये इतने ही है फिक्स। बाकी इनकी संख्या कई बार एग्जाम पूछी गई है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। बाकी जनरली हिंदी वाले भी कितने होते हैं? 22 अधिकांशतः प्राय, ठीक है। और ये भी कितने हैं? 22, यानी 22 22 22 टोटल हमें 66 उपसर्ग पढ़ने हैं। कितने उपसर्ग पढ़ने हैं मित्रों? 66 उपसर्ग पढ़ने हैं। बात समझ गया कि अब कई बार अभी वर्तमान का पैटर्न ये कर रहा है कि कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि भाई निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, हिंदी का कौन सा है या विदेशी कौन सा है। इसके लिए साथियों हमें इन उपसर्गों को याद करना पड़ेगा। अब धनु के लागे आपको ये लगता है क्या कि आप 66 उपसर्ग चुटकियों में याद कर लोगे ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल आपका भाई आपको याद करवाए, ठीक है। जैसे मैंने याद किया ना खतरनाक वाली ट्रिक से, मैं आपको भी याद करवा दूंगा। बिल्कुल चिंता मुक्त रहना है, ठीक है। आओ इधर। मित्रों सबसे पहले अपन लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग याद करते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। अब मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग लिखाता हूँ। संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत के बाद में अपन कौन से याद करेंगे? हिंदी के उपसर्ग। कौन से याद करेंगे? हिंदी के उपसर्ग याद कर लेंगे। हिंदी उपसर्ग, हिंदी के भी 22 याद करेंगे। और हिंदी के बाद में कौन से उपसर्ग याद करेंगे साथियों? विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग। कुल मिला के हमें ये तीनों उपसर्ग याद होने चाहिए। चलो जैसे मैं समूह पहले लिखाना विदेशी उपसर्ग ही याद करूँ, मान लो ये तीनों उपसर्ग आपको याद करवा दूंगा। आराम से आपको याद करना है, क्योंकि सीधा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा हिंदी का नहीं है, कौन सा विदेशी नहीं है, कौन सा विदेशी है, इस प्रकार की बातें अपन इनको याद करेंगे साथियों। देखो विदेशी उपसर्ग याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी कहानी बताऊंगा, उस कहानी के साथ आपको लेना है। देखो कि भाई ये दो कोई मियाँ बीबी है, मान लो ये रवि है और ये उसकी वाइफ है रवीना। ये दोनों अपने घर में रहते हैं, ठीक है। इनका एक पड़ोसी है, ये है अलबिला। ये पड़ोसी का नाम क्या है? कि भाई ये थोड़ा अलबेला आदमी है, इसलिए सब इसको क्या कहते हैं? अलबिला सर, ठीक है। एक कहानी हल्की हम आराम याद होती बात। अब के वे ओ भाई ये सोहन है। ये कौन है? सोहन है। कौन है भाई? ये सोहन है। अब इस सोहन को तैयारी करनी है रीट की, या मान लो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, या मान लो आपके सीईटी की, या मान लो थानेदार ऐसा ही की करनी है। मान लो किसी की भी इसको क्या करनी है? कंपटीशन की तैयारी करनी है, समझ गया। अब इस भाई के मन में आया कि अभी मेरे एग्जाम है, 4 महीने पड़े। कितने महीने पड़े? 4 महीने। अब मैं क्यों ना बढ़िया तैयारी कर लूँ। 4-5 महीने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इस भाई के मन में आया कि यार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो मैं घर पे पढ़ ही रहा था, अब परीक्षा आ गई है 4-5 महीने, मुझे तैयारी करनी चाहिए। ये थोड़ा आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी जो साइड में काम करते हैं और फिर तैयारी करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है आराम से, ठीक। बस सच्चे मन से तैयारी होनी चाहिए। तो इस रवि के मन में विचार आया है 5 महीने में तैयारी करूंगा, जोधपुर रहूंगा, नए नए करते मेरे 1 लाख तो खर्च हो ही जाएंगे। मान लो 80,000, 80,000 खर्च हो जाएंगे। अभी इसके पास रुपए नहीं है, अभी 400-500 खर्च पानी के भी है, हालत बड़ी माड़ी है। और ये विचार कराए 80,000 के जुगाड़ की। अगर ये विचार कराए अगर 80,000 का जुगाड़ हो गया तो मैं तैयारी करने जाऊंगा, ठीक है। इसने अपने घर में बोला तो घर वालों ने यही बोला, देख बेटा घर की कंडीशन तुझे पता ही है, अभी पैसे है नहीं, वे हो सके कि उधार लार तंदा है, तेरे कोई मित्र मंडली में तन कोई उधार दे तो तू जाकर लिया। लेकिन तेरे मित्र मंडली में या तुझे कहीं उधार मिल रहे हैं तो पहले तू तेरे स्तर पर प्रयास कर ले पहले। तो इसने सोचा यार अपन क्या करें। तो अब उसके बाद सामने ये आई, देखो हर एरिया में हर डाणी में 3-4 लोग होते हैं जो लोग पैसे उधार देते हैं। इधर अलबिला सर का भी ये रूल है, अलबिला सर भी पैसे देते हैं। अपने ढाणियों का कोई भी मिलने वाला है और पैसे चाहिए तो देते हैं। लेकिन अलबिला इसलिए इसको अलबिला इसलिए कहते हैं कि ब्याज ज्यादा ले रहा है, 2 कार 3 कार 4 कार ब्याज लेता है, बाकी ये पैसे दे देगा।
इसके पास दो ऑप्शन, मैं 4 महीने तैयारी करूंगा, वापस आके 4 महीने बाद में देखेंगे तो 2-3 महीने रिजल्ट आने लग जाएगा, और बीच में कोई काम करूंगा तो भी इसको पैसे देने में वापस मुझे लगभग 10 महीने का समय लग जाएगा। 8-10 महीने कितना भी महीने मान लो, 1 साल उठे पाचा दूंगा, ठीक है, ये विचार। तो इसने सोचा यार अपन अल्बिलसर से पैसे क्यों लें, क्योंकि अल्बिलसर तो ब्याज लेगा 2 का, 3 का, 4 का भी ले लेंगे, तो अपन इतना ब्याज है नहीं अपने पास, ब्याज होता तो फिर अपन पैसे उधारी करते। तब इसके माइंड में इसको किसी ने बोला कि यार तू ऐसे कर, रवि के घर जा, रवि तुझे पैसे दे देगा। रवि पहली बात तो ब्याज लेता नहीं है, लेगा तो तुझे 1 या 2 में सल्टा देगा। तो इसने कहा ठीक है, यार 1-2 भी लेता नहीं है, रवि बिना ब्याज के पैसे देता, ठीक है। ये बात सोन को पता चल गई। अब सोन क्या करेगा बताओ, सोन को पैसे चाहिए, सोन की जगह आप अल्बिलसर से पैसे लाने जाओगे 3 के ब्याज से, या आपको कोई बिना ब्याज के पैसे दे रहा है तो वहां जाओगे, यहाँ जाओगे। अब क्या हुआ, आज इनके घर में बात हो रही है, रवीना कह रही है रवि को कि देख बेबी, अपन बिना ब्याज क्यों दे रहे हैं पैसे, लोग बिना ब्याज क्यों दे रहे हैं पैसे। अरे भाई बड़े रकेट गया पे ब्याज लगे, पैसों का ब्याज लगता है, अल्बिलसर 4 का ब्याज ले रहे हैं, आप कम से कम 2 का तो ले लो। तो रवि ने कहा नहीं, देखो कि ब्याज लेके हेल्प कर रहे हैं फिर कैसी हेल्प, अगर हेल्प करनी है तो किसी ऐसे ही करो, भगवान ने हमें लेने वाला नहीं देने वाला में रखा है, बिना ब्याज के दे देंगे, किसी का काम निकल जाएगा, और काम निकलने पर जो भी पैसे ले जाता है देर सवेर दे ही देता है, तो अपन यही काम करेंगे, ब्याज नहीं लेंगे। तो फिर रवीना ने कहा कि ठीक है, जो आपकी इच्छा, ठीक है। इनकी ये बात हो रही थी, तभी रवि ने अपना रथ यहाँ से कट कर दिया और अपने रथ को इधर मोड़ा, ये आ गया रवि के घर। रवि के घर आया तो इधर रवीना बाहर खड़ी है, और इसको बोला सोहन ने कि देखो भाभी जी क्या हाल है। भाभी जी इनका भाई बढ़िया है, आओ। तो इसने कहा हम के यार एक काम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए यार, थे यार बाइडेन घर के पैदर आ तो कह थे बैठो मैं चाय आई बनाऊ थारे पयांग जुगाड़ू जी। तो कह नहीं जुगाड़ तो सही थोड़ो पढ़नाल छोरो हूँ, ब्याज याद मेरे कन है कौन, तो थोड़ो भाई समझा दे कि ब्याज नहीं लगाओ, चुप कर गई आदमी थे बात समझे करो। तो कह ठीक है, थे बात करो रवि। अब सोन के करियो भाई रवि कनियो, रवि ने देख भाई पयाण जुगाड़ वरना तो कर दे। तो इसने कहा हाँ हो जाएगा। तो कितना महीना मारते, तो मेरे 4 महीना हो तो एग्जाम है, बिन बाद में 4 महीना रिजल्ट आई, यार हो सके वहां 4 महीना एग्जाम दे, 2-4 महीना कोई काम करूं तेरे हाथ 8 महीना लौटा दूं, या 10 महीना तू मान रहे, 10 महीना तेने तेरे रुपया पाचा मिल जी, लेकिन ब्याज मत लगी। तो गए ठीक है डन, कहीं करा यार ब्याज ब्याज लगवाई। तो रवि बड़ा ये सोन बड़ा खुश हुआ, सोन बड़ा खुश हुआ, सोन गया यार तू सच में ब्याज नहीं लेगा मुझे, कह नहीं रहे तू पैसे ले जा किधर चाहिए तैयारी कर बढ़िया, सिलेक्शन लेके आ, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, पैसा यही रह जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए तू पढ़ाई के लिए जा रहा है जा भीतर। तो रवि खुश हुआ, रवि कह रहा है यार देख, सोन खुश हुआ, सोन का देख रवि, थोड़े दिन पहले मैं पैसे लेके आया था घर पे, कोई काम था तो अलबिलासर से, अलबिलासर ने तो 4 का ब्याज टिकाया, हालत खराब हो गई, यार तू तो बिल्कुल ब्याज ही नहीं ले रहा है। तो यार मैं बड़ा खुश हूँ, बता मुकम्बो खुश हुआ, क्या किया जाए। तो इसने कहा कि भाई कहीं नहीं तुम बढ़िया जा तैयारी कर। इसने कहा नहीं मैं थोड़ी तुझे कोई बढ़िया, आज मौसम की मांग है कि महबूब को बुला दे, ठंडा मौसम है बट बड़े पार्टी देता हूँ तुझे। कि भाई शो ने बोला रवि कि तुम मेरे से ब्याज नहीं ले रहा है, मैं तुझे क्या देता हूँ पार्टी। रवि ने कहा भाई तेरी इच्छा है दे कहीं दे पार्टी। तो कहे भाई ठंडा मौसम है तो मैं तुझे कोई एग वेग की फ्राई वगैरह कर लेते। तो फिर रवि ने इसकी बुद्धि पकड़ी, सोन के 2 थप्पड़ लगे कि देख तुम पढ़ने वाला बच्चा है और ये तो अंडे वंडे किधर जा रहा है, और मैं शुद्ध शाकाहारी रह गया, हमारे यहाँ अंडे वगैरह बहन है। तू ऐसे कर आराम से जा बढ़िया तैयारी कर, और आराम से अब जब 10 महीने हो जाए मैं तुझे फोन करूँ तो ऐसे नहीं तू फोन स्विच ऑफ कर दे। सोन का ओके डन हो जाएगा, ठीक है। बस आ कहानी थाने याद है तो थाने विदेशी उपसर्ग याद करना कोई नहीं रोक सके। अब तक मैं मानता हूँ आपने मेरी ये बात सुनी, आप सबको लग रहा होगा यार यूं कोई या थोड़ी हो विदेशी उपसर्ग, हटाओ। देखो रवीना ने रवि को क्या कहा था कि बेबी
अलबिलासर 2,4 का ब्याज ले रहे हैं, 1-2 का आपको लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसने कहा, तो रवि ने समझा, देख बेबी बात ये है कि पैसे दे रहे हैं तो ब्याज मत लो, ले रही तो भाई एक एक कार ले ले, फ्लैट का ले ले, ब्याज कम लेना है ताकि हर बंदा खुश हो, हैं? ब्याज 4 के लोगे तो खुश थोड़ी होगा वो लेना। तो इसने कहा ठीक है। तो आ कहानी है भाई। इसने कहा था कि बेबा, बेबी नहीं कहा, क्या कहा, बेबा, बेबा ब्याज में क्या क्या करे गणित में, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 पढ़ा आपने, दर बोलते हैं ब्याज को। इसने कहा बेबा दर कम लाना, बेबा दर कम लाना ताकि हर बंदा खुश हो, ताकि हर बंदा क्या हो, खुश हो। हम सब अलबिलासर को, हम सब अलबिलासर आप ऐड कहते हैं, हम सब अलबिलासर को क्या कहते हैं मित्रों, आप ऐड कहते हैं। ये कहानी समझ में आई के थारे? चलो मैं थाने और बता दूं बाद में, एक बार इतनी समझो। एक बे, बे। एक वर्थ है एम, गेहूं बिन थारे गे, बे से बे, और बे से बेस, और ने से नेक। भाई साहब बात आई, गए रवीना को बोला रवि ने कि बेबा दर कम लाना, यानी ब्याज कम लेना, ताकि का कोई अर्थ नहीं मित्रों, ताकि हर बंदा खुश, अब ब्याज कम लेंगे तो हर बंदा खुश होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बंदा नहीं है, उपसर्ग क्या है, बद है, बदमाश, बदसूरत, बदमिजाज, बदचलन, बद उपसर्ग है, ठीक है, हर बंदा खुश हो। तो गए यार अलबिलासत ब्याज लेते हैं ना, तो कह रहे अलबिलासत में ब्याज ले रहा है, लेकिन पीठ पीछे सब लोग कह रहे हैं वो तो हाफ माइंड है, हाफ माइंड है मतलब हाफ हेड है। तो इसने कहा हम सब अलबिलासर को क्या कहते हैं, आप हेड कहते हैं, ठीक है। और जब उसने कहा कि यार तू ब्याज नहीं ले रहा है, पिछली बार मैं तो ब्याज बर्बाद हो गया, तो ब्याज नहीं ले रहा है, मैं तुझे एक की पार्टी देता हूँ। तो इसने कहा देख भाई, एक बे पे हम सुलसा करिए, हमारे यहाँ अंडे वगैरह नहीं चलते, एन एन गैन गैर बैन बेस, बैन बै बेन बेस और बैन बे। अब आओ इधर, अब आप तुम आओ मेरे पास में सभी, और अब मैं करवाता हूँ आपको ये बातें हमेशा के लिए, इस तरह याद, परमानेंट याद करवाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। कोई आपको टूंपा दे देगा, मर जाओगे, लेकिन आप भूलोगे कैसे सर, इतनी कैसी बात है कि हमें परमानेंट याद हो गया। पाइथन याद है, बे की तो है, एक है, बा दो, तीन, चार, पांच, छह, ना भी उपसर्ग है, ठीक है, सात, आठ हुआ बद, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और कितने हो गए साथियों, 22। बस यही मैंने आपको कहा था, 22 22 उपसर्ग याद करवा, आराम इंडिया का देख बोलो, अरबिकान इन माइंड में रखोगे, बेबादर कम लाना, इन बेबी ब्याज कम लाना ताकि हर बंदा खुश हो। हम सब अलबिलासर ब्याज ले रहा था ना, तो हम सब अलबिलासर को हाफ माइंड कहते हैं, मतलब हाफ हेड कहते हैं। और लास्ट में जब पार्टी के बोला तो एक बे बैन, एन गैर बे बेस और नेक। आराम याद हो जी, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके बोलना है मेरे पीछे पीछे, घर में बैठे बैठे बोलते रहो, बेबादर कम लाना ताकि हर बंदा खुश हो, हम सब अलबिलासर को हाफ हेड कहते हैं, और एक बे बैन। ओके डन, शाबाश साथियों, आपको ये चीजें आराम से याद हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चला कि ये विदेश उपसर्गों की ट्रिक है? तो भाई बेबार, बेबीर, बेटू, अरे भाई देखो इधर, आपको पता है ना, बेबा बेबी अपन थोड़ी कहते हैं, ये विदेशी लोग कहते हैं, तो ये विदेशी उपसर्ग है। बस चलो विदेशी अब था डन है, मैं गणित टाइम पास नहीं करूंगा, हटाओ हिंदी उपसर्ग ज्यादा तब के हम जाओ थे, समझ गया ये चीज, 2 4 और पढ़ोगे, बेबदर कमराना था कि हर बंदा खुश हो, हम सब अलबिलासर आप ऐड कहते हैं, एक बेबन आराम याद हो जाएगा। आगे आओ, हिंदी उपसर्ग, आप हिंदी लोग हैं तो हिंदी उपसर्ग की एक छोटी कहानी बताऊं। अब तो आप बड़े हो गए साथियों, लेकिन जब आप छोटे थे स्कूल लाइफ में, जब गर्मियों वगैरह की छुट्टियां होती है, तो हमारे एक क्रेज होता था उस टाइम, स्कूल लाइफ में सबका ही होता है, अभी भी बच्चों का होता है, ठीक है। तो जो हमें ये लगता था कि यार स्कूल की छुट्टियां हो गई है तो हमें ननिहाल जाना चाहिए, ठीक है, एक बचपन में ननिहाल का शौक, चाह एक अलग होता है। तो यही बात थी, इधर एक बच्चा है रवि, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, बच्चे के हो गई स्कूल की छुट्टियां, अब ये गया ननिहाल। कहाँ गया? ननिहाल। और ननिहाल में घर के आगे कौन बैठे हैं? नाना जी।
नाना जी चारपाई पर बैठे। तो रवि बच्चा है, अभी 7 या 8 का स्टूडेंट है। ये आता है ननियाल नाना जी के पास, छुट्टियां हो गई सीधे आगे नाना जी के पास, पास में ही है इसका ननियाल, ज्यादा दूर नहीं, तो ये पैदल ही हो सकता है आगे होगा। ननियाल आया, नाना जी को पूछा कि नाना जी कहीं हाल है। नाना जी के बेटा एकदम सब चंगा, तू बता। तो क्या बढ़िया। 10-15 मिनट नाना जी के पास बैठा, फिर रवि यहाँ से उठ करके घर में गया। घर में इधर भी गया, इधर भी गया, पूरे घर में देखा, यार मामी नजर नहीं आई इसको, न मामा नजर आए, मामी भी नजर नहीं आई, यार जो मामा मामी के बच्चे थे वो भी घर में नहीं है, और बच्चे को किससे मतलब है, बच्चों से, इधर बच्चे नहीं। ये वापस आया बाहर, नाना जी को बोला कि नाना जी मामी किधर है, मामी नजर नहीं आ रही है। इसने कहा यार मामी तो हो नहीं, तो गए टाबर, तो गए टाबर, तो तू नाना ना आए जो भाई, नाना नहीं उड़ा है, तू ननियाल आया वैसे वैसे वो भी कहाँ चले गए, ननियाल चले गए। अरे यार तो नाना जी मारिया, मैं हटायो नहीं, हट मामी है नहीं, यहाँ पे बच्चे हैं, तो मजा नहीं। तो देखो भाई क्या मजा, किसी का गुलाम नहीं आए, नहीं आए। नाना जी ने कहा भाई इधर आ, अपन बातें करते हैं, क्या हाल है तेरे, तू बता। लेकिन इसने कहा हाल नाना जी मैं बात बताऊं, अभी मुझे क्या लगी है, भूख लगी है, मुझे नाना जी खाना खाना है, रोटी जीवनी है, खाना खाना है, भोजन करना है। तो नाना जी ने कहा कि ले बेटा, ऐट देख अलमारी में बिस्किट वगैरह है, नमकीन वगैरह है, तो कुरकुरा वगैरह जेब में। अब घंटा एक 7 या 8 बच्चों 12-13 साल की उम्र में बिनु लाइया करे हमेशा ही कि मैं तो बहुत बड़ो हो चुकी हूँ, मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं समझदार हो चुकी हूँ, बाबी मन थोड़ी फीलिंग खाली। तो अब वो बच्चों नाना जी ने कह रही है कि नाना जी यार मन भूख लगी है, रोटी जीम ले। तो नाना जी कहा यार ये बिस्किट वगैरह जीम ले। तो अगर नहीं है बिस्किट कुरकुरा कौन जीम, मैं कोई 4-5 साल उठा पर थोड़ी हूँ यार, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे रोटी जीम नहीं है, मतलब रोटी खानी है, मतलब रोटी ही खानी है। ननिया लाया हूँ नाना जी, अब मामी को या तो भेजना नहीं था अपना पीहर, फिर भेज दिया था, आपकी जवाबदारी, आप बनाओ। भाई साहब नाना जी कहे यार मारे, लेकिन बनाना थोड़ी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि नाना जी मुझे नहीं पता, आप आटा परात लेके तैयार हो जाओ और बढ़िया 2-4 रोटी बना दो, बस। आ कहानी है मित्रों, एथारा हिंदी रहा उससे ठीक है। देखो बच्चा ननियाल गया, अब बच्चे की जो मामी थी वो नाना के लिए क्या थी, पुत्रवधु। पुत्रवधु को जनरली अपन क्या बोल देते हैं, बहू, ठीक है। तो अब ये बच्चा अपने नाना जी को बोल रहा है कि नाना जी बिन बहू आप सम नाना, बिन बहू आप सम नाना, आधा अनभर ओसन लेना, आधा अनभर ओसन लेना, बिन बहु आपसम नाना, आधा अनभर ओसन लेना। क्योंकि उनका चिरकू, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 के ऊपर है। बस भाई लोग ए उपसर्ग है। बच्चे जान के गए नाना जी ने कि नाना जी यहाँ पे मामी नहीं है, मतलब आपकी बहू यहाँ नहीं दिख रही है, बिन बहू आपसम नाना, अगर मामी यानी है तो आप जैसे नाना जी कुरकुरे से काम नहीं चलेगा, आधा अन पर सन लेना, थोड़ा आटो बढ़िया तैयार कर दे वो। क्योंकि आटो क्यों तैयार करो, क्योंकि अब जो उनका इन नाना जी का जो चिरकू है, इन जो दोइता है, भांजा भांजा जो भी दोइता वगैरह है, इन जो रवि था, उसने कहा कि नाना जब नाम ऐसे ही होता है चिरकू चिंटूर पिंटूर सोनू मोनू, तो इन्होंने कहा कि भाई क्योंकि उनका चिरकू, अब चिरकू बच्चा नहीं है नाना जी, चिरकू कोई 2-4-5 साल का नहीं है, 2-4-5 के ऊपर है। समझ गए बस, आराम याद होगी था कहानी यार। बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो बिन बहु आप सब नाना, आधा अनबर होसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2-3-4-5 के ऊपर है। बिन बहु आप सब नाना, आधा अनबर होसन लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2-3-4-5 के ऊपर है। ओके डन, वेल डन, वेल डन साथियों, वेल डन। अब इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ साथियों आधा उपसर्ग, उपसर्ग है अध, अध जला, अध नंगा, अध खिला, अध मरा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11, इसका कोई नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसका भी नहीं बढ़ेगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है का कोई? बताओ, विदेशी हो चाहे हिंदी हो, जनरली कितने उपसर्ग है? 22 है। अब ध्यान ये रखना है कि 2 की जगह आपको उपसर्ग होगा 2, 3 की जगह उपसर्ग होगा 3, 4 की जगह उपसर्ग होगा 4 और 5 की जगह उपसर्ग क्या हो जाएगा? 25। एक एक उपसर्ग के बारे में खोल करके अपन आगे बात करेंगे। उन्हीं का शब्द लिखा फ्री कर दे, नाम नाम मैं कह रहा, नाम नाम एक बार याद रखो, बाकी पता करा कंटिन्यू एक एक क्लास में। एक में हिंदी उपसर्ग, एक में विदेशी, एक में संस्कृत। संस्कृत का उपसर्ग थोड़ा लंबा चली, काम का भी ज्यादा है, ठीक है, तो बेहतर ध्यान रखना। तो बिन बहु आप समझाना, आधा अनपर ओसन लेना, क्योंकि उनका चित्र 2 3 4 5 के ऊपर है। आंखें बंद करके बड़े टिकाए रखना, 2 4 बार रखना, आराम से याद हो जाएगा। कहानी को माइंड सेट रख के इनको 2 4 बार पढ़ना पीडीएफ को। जैसे विदेशी सर बेबा बेबी तो अपन कहते नहीं है, तो ठीक है भाई, बेबादर कमलाना, ताकि हर बंदा खुश हो। हम सब अलबिला को आप हेड कहते हैं, और एग वे बैन एन गैर बे बेस्नेक। समझ गया भाई? ठीक है, आ गया हिंदी उपसर्ग। अरे सर, हिंदी वाले बच्चे अपनी आंखें ननियाल जाने का चाव ज्यादा था, तो वो ननियाल चला गया, लेकिन वहां मामी नहीं थी, तो उसने क्या कहा? बिन बहू आप समझाना, आधा अनबर ओसन लेना, क्योंकि उनका चिरकुट 2 3 4 5 का ऊपर है। लो भाई, 22 उपसर्ग। अब अपन याद करना है मेन उपसर्ग संस्कृत का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संस्कृत के उपसर्ग के लिए मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो ये चीजें आराम से याद हो जाएगी। सबसे पहले देखो, आ है, इनकी संख्या 22 है, परीक्षा में जनरली इनकी संख्या भी पूछी जाती है, बाकी उपसर्गों की संख्या अधिकांशतः है, सामान्यतः सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। आ संस्कृत वाले सर्वमान्य चीज है, ये परीक्षा में पूछी जाती है, तो हमें चाहिए 22 उपसर्ग। तो देखो, मैं था 22 याद करूंगा, आओ अठिन है और शांति वहां चीजा ने प्रयास करो याद करने, क्योंकि भाई हिंदी विदेशी तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे थोड़ा आप भाई, हिंदी में क्या है, विभिन्न बहु आप समझाना, आधा लेना, क्योंकि उनके को 2 3 4 5 ऊपर नॉर्मल। विदेशी अरे कुछ नहीं सर, बेबा दर कम लाना, ताकि हर बंदा खुश हो, हम सब बलबला सबको आप एड कहते हैं, लेकिन संस्कृत वाला थोड़ा सा जोर आएगा आपको, नॉर्मली बेसिक हो जाएगा। बोलो, आ आओ अप अनु, आ आओ अप अनु, 4 हो गया, ठीक है। फिर ई वाले तो अति अधि अपि और अभी। फिर 2 लिख दो, उत उत। फिर लिख दो मित्रों, दूर दुष निर निस्नि, दूर दुष निर निश नि। फिर साथ में देखो, पर परा प्रति परि, और फिर आपके पास में आ जाएगा सु सम वी। इनको आप काउंट करोगे, ये आपके 22 है, काउंट कर लो भले ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। समझ गया? नहीं समझ गया है भाई? कितना हो गया भाई? 22 उपसर्ग। इस सीक्वेंस में याद रख, देखो आराम याद उचित है। याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं 2 4 प्रश्न करूंगा ना, आपको सारी चीजें क्लियर। तो पहले लेना आराम सीक्वेंस याद रह जाएगा। आ आओ अपन, आ आओ अपन, 2 4 बोलो, आ आओ अपन, आ आओ अपन, ठीक। फिर ई वाला, अति अधि अपि अभी, अति अधि अपि अभी। अरे आगे पीछे कोई भी बोल दो, इन चारों में से कोई फर्क, अपि अभी अति अधि, अति अधि अपि अभी, ठीक। फिर उतो उतो उप, फिर आ लेना था आराम याद है, दोर दोष निर्निष्नि, दोर दोष निर्निष्नि, दोर दोष निर्निष्नि, दोर दोष निर्निष्नि। पर प्राप्रतिपरि, पर प्राप्रतिपरि, पर प्राप्रतिपरि, पर प्राप्रतिपरि, सुषम हुई, सुषम हुई, सुषम हुई। 3 2 4 बार बोलना, जबरदस्ती याद हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। इनको एक बार तो आप देखा, देख बोलो, फिर इसको एक पेज पे लिखो और वॉलपेपर सेट करो, 2 4 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ लेते हो ना, दिन में 2 2 3 दिन बाद आराम से याद हो जाएगा। बोलो, आ औ अपनु अति अधि अपि अभि, आ औ अपनु अति अधि अपि अभि। उत्तम। दूरदुष निर्निष्नि, दूरदुष निर्निष्नि, पर प्राप्रतिपरि, पर प्राप्रतिपरि, पर प्राप्रतिपरि, सुषम हुई। ए भाई उपसर्ग था एकदम ऑन टिप्स डन। आगे थान प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, बाकी इनकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये 2 बार पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ से मैं सीधा प्रश्न लेता हूँ एग्जाम में मित्रों, ये ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न है आपका, शब्द है निश्चल। निश्चल, एक शब्द मैंने दे दिया निष्पाप, एक मैंने शब्द दे दिया निसंदेह, शब्द में उपसर्ग। चलो ये तो दे देंगे तो आप आंसर भी दे दो। तो मैंने केवल एक ही शब्द दिया है। निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन बताओ मित्रों। निश्चय है, निश्चय है, या आपके निश्चय है, या आपके नी है। बताओ कौन सा उपसर्ग है? निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? आंसर देने का प्रयास करो। तो आप सब जानते हैं कि सर निश में भले ही से शंकर वाला आ जाए, ये तालव्य से भले ही मैंने निष्पाप लिखा है, भले ही ये षटकोण वाला यानी मूर्धन्य से आ जाए, भले ही मैंने निसंदेह लिखा है, भले ही ये सड़क वाला से आ जाए, लेकिन गुरुजी उपसर्ग शब्द के अंदर सड़क वाला से ही होगा। उपसर्ग तीनों में कौन सा होगा? सड़क वाला से। सर याद कैसे रहा? अरे भाई ते याद करिया है तन उपसर्ग में कटई शंकरालो दियो से अट भले से कोई भी हो, लेकिन उपसर्ग के लिए हमेशा नी से सड़क वाले माना जाएगा। यानी पहला उपसर्ग मानिए। समझ गया के बात? चलो मैं आपको एक नया प्रश्न दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न है पुष्पाप शब्द में उपसर्ग है। तो आपको अब यहाँ से यह ध्यान रखना है कि दुष्पाप में भले ही ये दुष्ट लिखा हुआ हो, लेकिन उपसर्ग जब पढ़ते हैं तो ये वाला उपसर्ग होता नहीं है। उपसर्ग ये रहा दुष्ट, से कौन सा आएगा? सड़क वाला आएगा। तो सर इसमें भी आप उपसर्ग कौन सा है? दुष्ट है। तो ये दूसरी सही है, चाहे आपके से ये आ जाए दुष्चरित्र आ जाए, चाहे आपके ये आ जाए दुष्पाप आ जाए, चाहे आपके दुस्साहस आ जाए, सड़क वाला भी आ जाए। कोई सा भी से हो, उपसर्ग हमेशा सड़क वाला मानता है। उपसर्ग यहाँ ये संधि रूप है उपसर्ग वाला, उपसर्ग में हमेशा उपसर्ग यही होता है। भाई विसर्ग वाला कहीं उपसर्ग है ही नहीं। आराम से लेके ये चीजें आपको बार बार पढ़नी है साथियों, याद हो जाएगी। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इनकी परिचय की बात है कि ये शब्द के पहले जुड़ते हैं, अर्थ में विशेषता करते हैं, अर्थ को परिवर्तित करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर आगे हो, उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं हिंदी में, तीन प्रकार प्रचलित है, संस्कृत, हिंदी और संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम कहते हैं, हिंदी वाले तद्भव कहते हैं, विदेशी में अंग्रेजी और उर्दू के अरबी फारसी के उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के 22 याद करने हैं आपको। आ आओ अपन अति यदि अपि अभी तो दुष्ट निर्देशनी पर प्राप्त करी सुषम हुई। भाई ये संस्कृत का उपसर्ग है 22। आ आओ अपन अति यदि अपि अभी उत्तो दुष्ट निर्देशनी पर प्राप्त करी सुषम हुई। ठीक है। फिर आपको हिंदी वाले हैं, बिन बहु आप समझाना आदान पर रोशन रहना, क्योंकि उनका चिरकु 2 3 4 5 के ऊपर है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और फिर आपकी विदेशी उपसर्ग आ जाते हैं कि भाई बेबादर कमला नका की खुशो हम सब अलबिला सबको आप कहते हैं एक बे। अब यहाँ से मैं प्रश्न ये, हिंदी उपसर्ग नहीं है, या किसमें संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, या कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग किस विकल्प में है? संस्कृत उपसर्ग किस विकल्प में है? किस विकल्प में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन सी है दर, और ऑप्शन ए है भिन्न, और ऑप्शन सी आपके उप। बताओ। अब थाने ध्यान की ये सर भाई आ चीज तो पढ़ ली क्या? बेबा दर कम डाना, तो बे और दर तो विदेशी उपसर्ग हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? विदेशी हो गए। और ये भी कैसा हो गया? विदेशी हो गया। बेबा दर कम विदेशी उपसर्ग। अरे सर हमने पढ़ा बिन बहु आप सब नाना आधा ना बिन 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 हिंदी का उपसर्ग सर उप। अरे हमने पढ़ा है ना आ आओ अपनु अति यदि अपि अभी उतुप, उतुप उप उप संस्कृत का शब्द। अब आपको क्या पूछा है? हमें सर पूछा है कि भाई आप हमें बताओगे, क्या बताओगे कि संस्कृत उपसर्ग किसमें है? तो सर यहाँ दोनों विदेशी हो गए, ये हिंदी का हो गया। संस्कृत उपसर्ग डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए किसमें हिंदी का उपसर्ग है, किसमें हिंदी का नहीं है, किसमें विदेशी है, तो ऐसे प्रश्न आप जब आपको ये याद होंगे ना, ये तीनों ही स्लाइड है, तो आप आराम से लेके साथियों आंसर दे दो। तो प्यारे बंधुओं,
आज की क्लास ये सामान्य परिचय की क्लास थी। फिर हम अगली क्लास में संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद में हिंदी के 22 उपसर्ग और उसके बाद में विदेशी 22 उपसर्ग और ऐसे करके 3 से 4 छोटी-छोटी क्लास में आपके लिए और लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।